स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बाद की स्थिति। रजिया के बाद में क्या स्थिति रही और सल्तनत काल में क्या परिस्थिति आई। रजिया सुल्तान के बाद में स्थितियां विकट हो गई थी और विरोध अधिक होने लग गए थे। जैसा कि एल्फिंस्टन ने पहले ही कह दिया था कि रजिया अगर स्त्री नहीं होती तो भारत में मुस्लिम शासकों में महान शासक मानी जाती, पर उसके बाद की स्थितियां विपरीत थी। रजिया के समय ही हमें देखने को मिला निजामुल मुल्क जुनैदी, कबीर खां, एतगीन, एल्तुतुनिया ने विरोध किया। इस प्रकार सल्तनत का शासक का लगातार विरोध होने लगा और उसके रजिया के बाद में ये विरोध और भी बढ़ गया। उसको आज हम समझेंगे। रजिया के बाद में बहराम शाह शासक बना। वास्तव में वह कठपुतली शासक था। तुर्की अधिकारियों ने और उनको सत्ता में बने रहने के लिए या हस्तक्षेप लगातार करने के लिए उन्होंने नायाब ए मुमलिक एक पद बनाया। वास्तव में वो नायाब कुछ और नहीं था, शासक का संरक्षक था। वह जैसा चाहता था शासक वैसा ही करता था। और तीसरा एक महत्वपूर्ण पद था वजीर, जो एवाज के पास था, नायाब एतगीन के पास था और शासक बहराम शाह था। इस प्रकार सल्तनत काल में बहराम शाह के समय सत्ता के 3 केंद्र हो गए। पहला शासक स्वयं यानी बहराम शाह, दूसरा नायाब एतगीन और तीसरा वजीर एवाज। इस प्रकार यहाँ पर अब 3 केंद्रों में सत्ता बढ़ गई थी। जो जैसा चाह रहा था वैसा निर्णय कर रहा था। बादशाह स्वयं कुछ भी या सुल्तान अब स्वयं कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसको नायाब और वजीर से साथ में लेकर ही चलना पड़ रहा था या उनसे सलाह लेनी जरूरी थी। अगर वो नहीं कहते तो वो कार्य वो नहीं कर सकता था। इस प्रकार कठपुतली का शासक बन गया था। बहराम शाह के बाद में मसूद शाह शासक बना। वह भी वास्तव में सुल्तान तो था लेकिन कठपुतली का शासक था। तुर्क प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको घेर रखा था। वह जैसा चाहते थे वैसा ही करता था। किचलू खान ने उसके समय विरोध किया और अपने आप को सुल्तान भी घोषित कर दिया था। जबकि मसूद शाह सुल्तान था, फिर भी किचलू खान ने विरोध करके अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। बाद में नागौर की जागीर और हाथी स्वीकार किया। इस प्रकार सत्ता पर आधिपत्य केवल इल्तुतमिश वंश का ही माना गया, क्योंकि किचलू खां नागौर और हाथी स्वीकार करना और वहाँ से सत्ता से हट गया। इस प्रकार यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि सत्ता पर जो केंद्र है उस पर शासक या सुल्तान इल्तुतमिश वंश का ही बनेगा। इसके बाद में प्रमुख शासक बना नासिरुद्दीन मोहम्मद। नायाब था बलवन उस समय, जिसको अगलू खां की उपाधि थी। इस्लामी के अनुसार सुल्तान उसकी आज्ञा के बिना न तो कोई राय रखता था, यहाँ तक कि न तो हाथ पैर हिलाता। उसकी जानकारी के बिना न तो पानी पीता था न सोता था। यानी नासिरुद्दीन मोहम्मद पूर्ण रूप से नायाब के अधीन था, जो बलवन था या जिसको उलुग खां की उपाधि दी थी। इस प्रकार यहाँ पर शासक पूर्ण रूप से कठपुतली हो गया। यहाँ तक कि उसके निजी कार्य भी वह खुद स्वयं नहीं कर पाता था। उसके लिए भी उसे नायाब से पूछना पड़ता था। नायाब जो आज्ञा देता था वही उसको माननी पड़ती थी। इस प्रकार बलवन नायाब जो था धीरे धीरे सत्ता का केंद्र बिंदु बन गया। नासिरुद्दीन सुल्तान जरूर था पर सत्ता का केंद्र बिंदु बलवन हो गया। इस प्रकार सल्तनत काल में अब जो सुल्तान था उसकी भूमिका नगण्य होने लग गई और नायाब और अधिकारियों के महत्वपूर्ण होने लग गया। यहाँ पर यह देखने को मिला सुल्तान जो था अभी भी इल्तुतमिश वंश का ही हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे रजिया के बाद में या रजिया के समय ही प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप बढ़ गया था, जो कि तुर्क अधिकारी थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से आए हुए थे, इल्तुतमिश के समय भी थे और रजिया के समय विरोध कर रहे थे। और धीरे धीरे जैसे ही केंद्र में अयोग्य शासक आ रहे थे और वो उस समय महत्वपूर्ण हो रहे थे। ये सत्ता के एक नियम होता है, जब भी केंद्र में या शासक वर्ग जब कमज़ोर हो तब या अयोग्य हो तब अधिकारियों ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते। अधिकारी या प्रशासनिक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कार्य करते और साथ में उस सुल्तान को भी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाते। यहाँ पे भी यही देखने को मिलता है कि सुल्तान धीरे धीरे अयोग्य देखने को मिले। बहराम शाह हो, मसूद शाह हो या
नासिरुद्दीन मोहम्मद एक से एक अयोग्य शासक थे। ऐसे में अधिकारी वर्ग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया और वह धीरे धीरे सत्ता का केंद्र बिंदु बनने लग गया। और इस प्रकार सल्तनत जो इल्तुतमिश के समय बनाई थी, धीरे धीरे यहाँ पर उसका विखंडन देखने को मिलता है। पर इसके बाद में वापस एक महत्वपूर्ण शासक बना बलबन, और उसने सत्ता का केंद्रीकरण पूर्ण रूप से कर दिया। उसको हम आगे पढ़ेंगे।